हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। किंग्स फार्मर एंड टाउन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंडस सिविलाइजेशन के बाद के पीरियड को देखने की कोशिश की थी, जबकि जो है वैदिक एज, जिसके बारे में बहुत छोटा रेफरेंस मिलता है, उसके बाद मेगालिथ का पीरियड, और उसके बाद जो 16 महाजनपद के बारे में हमने देखा था, जो कि 6th सेंचुरी में डेवलप हुए थे। 6th सेंचुरी इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये वो पीरियड था जिसके बाद से अलग अलग राजाओं और उनके डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलने शुरू होते हैं। तो 16 महाजनपद तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। इन 16 महाजनपद में जो मगध है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है और सबसे पावरफुल भी, जिसने एक महान साम्राज्य खड़ा किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो पाया और मगध में ऐसा क्या बात था जो कि दूसरे डायनेस्टीज़ के पास नहीं था। तो इसको जो है जानने से पहले देख लेते हैं मगध है कहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक मैप है, जिसको जो है थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने जो दो बड़े नंबर दिख रहे हैं। नंबर 2 ये मगध की कैपिटल रही है, दैट इज़ पाटलिपुत्रा, और नंबर 8 ये इनकी पुरानी कैपिटल थी, राजगीर या राजगृह। ठीक है, 2 कैपिटल रही है। राजगृह ये उन्होंने पहले कैपिटल बनाया, 8 नंबर राजगृह। ठीक है, और बाद में उसको शिफ्ट करके जो है वो उन्होंने 2 नंबर पे ये पटना या फिर जो है पाटलिपुत्र जो है इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी। क्यों बनाया था उस पर भी आएंगे। एक्चुअली जो राजगीर है वो एक पहाड़ पर बसा हुआ था, तो इस कारण सेफ था कि पहाड़ पे ऊंचाई पे थे, तो वहाँ से इजीली जो है वो देख सकते थे कौन सा दुश्मन उनके पास आ रहा है। पटना क्यों लोकेट किया, तो बेसिकली यहाँ पर पटना के साथ क्या था, सॉरी एक मिनट, पटना के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी कि एक जो है ऊपर से गंगा नदी आ रही है और नीचे से जो है सोन नदी आ रही है। जस्ट इसके जंक्शन पे ही जो है पटना शहर बसा है। याद रखिए पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र है। तो इसके कारण इनको जो है सस्ता जो है ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता था नदियों के थ्रू, 2 साइड से प्रोटेक्शन मिल जाती थी। ठीक है, इस पर हम अभी आगे आएंगे ये सब। ठीक है, बेसिकली ये नदी का कॉन्सेप्ट देख लो कि जो है ताकि हमारे आगे काम में आसानी होगी। आइए चैप्टर पे आते हैं। तो अब सवाल ये आता है, हमने मगध की लोकेशन देख ली, अब सवाल आता है कि मगध ही इतना पावरफुल क्यों बना, जब 16 महाजनपद थे और सही मायनों में 16 से कहीं ज़्यादा थे। ठीक है, 16 का नाम जो है सिर्फ एक जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, जिसमें उसका नाम मिलता है, इसलिए हम इन 16 के बारे में जानते हैं, बट एक्चुअल में उससे कहीं ज़्यादा थे। ठीक है, तो इन 16 महाजनपद में मगध क्यों पावरफुल बना, इसके पीछे कई सारी चीज़ें थी। पहली चीज़ क्या है कि क्योंकि बगल में जो है गंगा नदी है, सोन नदी है, तो इसके कारण आसपास का लैंड जो है बहुत फर्टाइल था। बार बार फ्लड आती थी और फ्लड के कारण जो लैंड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप देखोगे, बिहार के बगल में झारखंड है, तो वहाँ से उनको आयरन मिल जाता था। इस आयरन से क्या हुआ, तो पहली चीज़ वो आसानी से टूल बना पाए और इसके कारण वेपन्स बना पाए। टूल्स बनाएंगे तो खेती बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा, टूल्स बनेगी, सॉरी वेपन्स बनेंगे तो युद्ध लड़ने के लिए पावर आएगा। ठीक है, तो आयरन माइंस ने इनको हेल्प कर दी। तीसरी चीज़ क्या है, आसपास घने जंगल हैं, तो जंगलों के कारण उनको हाथी मिल जाता था, और उस दौर के युद्ध में हाथी बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे, करते क्या थे, उस दौर में वेपन्स उतने पावरफुल थे नहीं, नई नई जो है हथियार तो थे नहीं, तो वो करते क्या थे, हाथी को खूब सारा शराब पिलाते थे, और पिलाने के बाद जो है युद्ध में सबसे आगे खड़ा कर दिया और खूब सारा ड्रम बीटिंग शुरू करते थे। इससे क्या होता था, हाथी उस आवाज़ से परेशान होकर के आगे की ओर भागना शुरू करता था। तो जैसे ही वो हाथी आगे भागते थे, सामने जो भी फौज के जो सैनिक होते थे, ये उन सबको जो है बर्बाद करते हुए जो है आगे बढ़ जाते थे, और इस तरह से दुश्मन के जो सैनिक हैं वो ख़त्म हो गए और सेना को ईजी स्वीप मिल जाता था, वो तेज़ी से जीत पाते थे। तो ये इनका फ़ायदा था। एडिशनली गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, इसके कारण जो कम्युनिकेशन ईजी था, ट्रांसपोर्ट ईजी था। एक और बड़ा फैक्टर ये था कि जो मगध के राजा थे वो बड़े एम्बिशियस थे। कई राजा हुए जिनमें जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जो है ये बहुत ही पावरफुल रहे हैं, और ये बहुत एम्बिशियस भी थे कि आसपास के जितने भी राजा को अगर हम अपने मिला सकते हैं दैट्स बेटर, वो जो है उसमें कभी पीछे नहीं रहते थे। यहाँ आप ध्यान से देखोगे जो नाम मिला अजातशत्रु, एक्चुअल नेम इज अजातशत्रु, संस्कृत टर्म अजातशत्रु, जो प्राकृत पाली में अजातशत्रु। ठीक है, महापद्मनंद ये भी जो एक फेमस रूलर था। जब अलेक्जेंडर ने भारत पर अटैक किया था तो वो जो है इसी की सेना को देख करके डर करके वापस भाग गया था। उसने कहा कि साहब भारत में नहीं लड़ना, क्योंकि गंगा नदी के किनारे मीन्स मगध में एक बहुत ही पावरफुल जो है राजा रहता है, जिससे लड़ पाना शायद हमारे लिए सही नहीं होगा। तो अलेक्जेंडर वापस जाता है। अलेक्जेंडर की कहानी हमको पढ़नी नहीं है, जस्ट रेफरेंस के तौर पर बताया। तो ये सारे फैक्टर थे जिसने जो है मगध को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया। एक और चीज़, इनकी कैपिटल की लोकेशन भी ज़बरदस्त थी।
राजगृह बता दिया, ऑलरेडी एक पहाड़ पर था, तो इस कारण ऊंचाई से वो चीज़ों आसपास कोई सैनिक आ रहे हैं, कोई अटैक होने वाला, वो आराम से मैंने देख सकते थे। और एडिशनली अच्छा, यहाँ जो नाम मिल रहा है दैट इज राजगाह, ठीक है, राजा का घर। एक्चुअल में संस्कृत में ये टर्म आ रहा है गृह, ठीक है, राज गृह, अगेन पाली प्राकृत है तो राजगाह, ठीक। तो पहली कैपिटल उन्होंने पहाड़ में बनाई, बाद में उसको चेंज करके जो है वो पाटलिपुत्र आ गए, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक। अब इन्हीं पॉइंट्स को एक बार जो है फिर से जो है देख लेते हैं, और आप चाहें तो ज़रूरत लगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहली चीज़, उनका एग्रीकल्चर जो है बहुत अच्छा था, क्योंकि गंगा सोन नदी के कारण फ्लड प्लेन बन गया। आयरन टूल्स बहुत ज़्यादा बने, क्योंकि बगल में झारखंड से आयरन की माइंस मिल गई। युद्ध के लिए उनको हाथी चाहिए थे, जो कि बगल के जंगलों से मिल गई थी। गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज़ ने उनको चीप ट्रांसपोर्टेशन दे दिया। पावरफुल जो है रूलर्स थे, जिन्होंने जो है उनको जो है एम्बिशियस रूलर थे, जिन्होंने आसपास के राजाओं को कंट्रोल करने में बहुत इंटरेस्टेड रहे, ठीक है। कैपिटल इनकी सेफ थी, इनके कैपिटल पर अटैक करना पॉसिबल नहीं था। बड़ी बड़ी नदियाँ थी, तो आसानी से उन नदियों में घुस नहीं सकते, उनको क्रॉस नहीं कर सकते थे। क्रॉस करते भी तो जब तक आप जो है ज़मीन पे उतरोगे नहीं, तब तक आप लड़ पाओगे नहीं, और जब तक आप नदी में रहोगे, बाहर से वो तीर चला करके आपको ख़त्म कर देंगे। दूसरी ओर जो पुरानी कैपिटल पहाड़ पर थी, वो भी सेफ़ थी, क्योंकि नीचे से ही आप चढ़ोगे पहाड़ के ऊपर, तो जब तक ऊपर चढ़ोगे तब तक ऊपर से तो वो सारे हथियारों से आपको मार डालेंगे। तो यही वो कारण थे जिसके कारण मगध इतना पावरफुल होता गया, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है राजगृह की लोकेशन दिखाई है कि किस तरह से पहाड़ के ऊपर जो है, ये सिर्फ उसके जो अवशेष बचे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो है एक बड़ी सी दीवार आपको दिख रही है, ठीक है। ये दीवार जो है सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाई गई थी। हालांकि मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि अगर दीवार बनाने हैं तो ऐसे क्यों बनाना है। सीधी सी बात है, अगर आप पहाड़ की ऊंचाई पे रह रहे हो तो दीवार यहाँ ऐसे बनाई जाएगी ताकि ऊपर से अगर कोई नीचे से आ रहा है तो ये इन लोगों को रोकी जाए। मे बी कि ये शायद उनके घर रहे हों और जो है पैलेसेस रहे हों, ठीक है। आगे चलते हैं। एन अर्ली एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। मगध में जितने भी डायनेस्टीज़ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस रहा है वो था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। यह जो है भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश कब होता है? 321 BC। अब इसका इलाका एक बार देख लेते हैं ताकि जो हमको समझ में आए यह एम्पायर कितना बड़ा था। तो आप देख सकते हो कि जो है यह एम्पायर जो है किस हद तक विशाल था। इसमें न सिर्फ जो है इंडिया के मोस्ट ऑफ हिस्से हैं, ठीक है, साउथ का थोड़ा सा हिस्सा जो है जो कि चोल चेरा पांड्या के हाथ में था। एडिशनली पूरा पाकिस्तान का हिस्सा है और अफ़गानिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो है इनका कब्जा था, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस्टेब्लिश कौन करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। कब? 321 BC, ये याद रखना, ठीक है। तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इस डायनेस्टी में जो सबसे ज़्यादा फेमस जो राजा बनता है वो होता है उसका जो पोता अशोक, ठीक। ज़्यादा डिटेल में इन राजाओं के बारे में है नहीं तो हम इसकी कहानी जाएंगे नहीं। यही वो टाइम था जबकि अलेक्जेंडर का इंडिया पर अटैक होता है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के जाने के बाद जो है अब इंडिया को रीस्टैब्लिश किया था, मतलब पूरे इलाके पे कब्जा करके उसको अच्छे से बनाया था, ठीक। अशोक क्यों फेमस है? अशोक जो है इसलिए फेमस रहा क्योंकि ये पहला राजा था जिसने युद्ध जीता और युद्ध जीतने के बाद वो शांति के रास्ते पे चला आया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है जब लाइफ में हमको सक्सेस मिलती है तो हम और ज़्यादा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अपने दुश्मनों को और ज़्यादा ख़त्म कर दें और बड़ा साम्राज्य बने। सिंपली आज के दौर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते। आप ऐसे सोचो कि आपके हाथ में 1 लाख रुपए आ जाएँ, सडन आपको फीलिंग आएगी हाँ यार 1 लाख रुपए अच्छे तो हैं बट 2-4 लाख रुपए और मिल जाते तो शायद हम एक बढ़िया सी कार ले पाते। नहीं था तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम लग रही थी, जैसे ही मिलता है तो लगता है 4-5 लाख रुपए और मिल जाते, एक बढ़िया सी कार ले लेते। इमेजिन करो वो 5 लाख भी मिल जाएगा, आपने कार ले, फिर लगता है यार एक बढ़िया सा आलीशान सा बंगला होना चाहिए, 20 लाख और चाहिए। तो यह इंसान की आदत होती है, उसे जितना मिलता है वो और ज़्यादा चाहता है। लेकिन अशोक की कहानी क्या थी कि जैसे ही उसने कलिंगा जो कि उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा पर वो कब्जा करता है, उसके बाद से ही जो है उसको लगता है कि नहीं यार ये मारकाट अच्छी बात नहीं है और उसने जो है लड़ाई झगड़े का त्याग कर दिया। उसने कहा कि आज से जो है मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं बस शांति का प्रचार करूंगा, धर्म का प्रचार करूंगा, ठीक। अच्छा, अशोक और इसलिए क्यों जाना गया? अशोक के इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। आप देखोगे
कि जो है ये जो है वो सारे पॉइंट वो इलाके दिख रहे हैं जहाँ जहाँ अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, ये सब जो है अशोक के जो है अलग अलग जगहों के इंस्क्रिप्शंस हैं जिनकी डिटेल मिली हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जिससे हमको अशोक के आइडियाज़ का पता लगता है। ठीक है, अब उसके बारे में छोटा सा रेफरेंस और है, जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है मोस्ट ऑफ जो है ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? तो ये लैंग्वेज है प्राकृत। ठीक, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो पाकिस्तान साइड का जो इलाका है वहाँ पर कुछ आरामेइक और ग्रीक जो है में भी जो है कुछ मिले हैं। ठीक है, जो प्राकृत जो है इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं और जो नॉर्थ वेस्ट वाले हैं वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स में लिखे गए हैं। ठीक है, जो आरामाइक ग्रीक है ये अफ़गानिस्तान में मिला है। ठीक, जो पाकिस्तान के आगे जो है ये उस इलाके में आरामाइक और ग्रीक जो है ये स्क्रिप्ट्स मिले। अब आपको जेम्स प्रिंसेप याद होगा जिसने कि जो है अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था, तो बेसिकली वो इसीलिए पढ़ पाया था क्योंकि उसको जो है ग्रीक और आरामाइक स्क्रिप्ट वाले जो है इंस्क्रिप्शन मिल गए थे जिसकी, और ये लैंग्वेजेज जो है उनको पहले से पता थी, इसलिए जो है अशोक के बारे में हमें पता चल पाया था। फाइंडिंग अबाउट मौर्याज़ जो है डायनेस्टी के बारे में हमें पता कैसे चलता है? समस्या क्या है कि एंशिएंट हिस्ट्री को, खासकर इंडिया की हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर राजाओं ने अपने बारे में, खासकर जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत कम लिखवाया। वजह क्या थी कि इंडिया में हमेशा से ही धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दी गई है। उनको लगता था कि यह सांसारिक ज़िंदगी एकदम से बेकार है, तो ऐसे केस में जो हमारी जो सांसारिक अचीवमेंट्स हैं वो बेकार सी है। तो राजा लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनके बारे में खूब सारी किताबें लिखी जाए और इन्फॉर्मेशन लिखी जाए। लिखवाया है, बट कंपैरेटिवली अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड को देखते हो, आप जो है रोमन एम्पायर को देखते हो, तो उनके कंपेयर में बहुत कम मिलता है। तो मौर्यंस के बारे में जानने के लिए हमको अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ता है। क्या क्या चीज़ें हैं? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स जिसमें स्कल्पचर्स हैं, बहुत सारे पिलर्स अशोका बना के गया था। ठीक है, एडिशनली मेगास्थनीज था क्या कि जब अलेक्जेंडर वापस चला जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उसका एक सेनापति था सेल्यूकस, जो कि अफ़गानिस्तान के आसपास जो है रूल कर रहा था। उसने भारत पर अटैक किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको बुरी तरह से हराया था। हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जो है एग्ज़ाम से बाहर का इन्फॉर्मेशन है बट आपको जानना जरूर चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराने के बाद उसकी बेटी हेलेन से जो है शादी की है, और उसी टाइम जो है जो सेल्यूकस था उसने अपना एक दूत मेगास्थनीज को इंडिया भेजा था। ठीक है, तो जो मेगास्थनीज है ये भारत आता है एज एन एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, और इसकी एक बुक है इंडिका। ठीक, इसकी जो बुक है इंडिका, ये एक्चुअल बुक नहीं मिली है, याद रखना, मेगास्थनीज की ये बुक नहीं मिली है, सिर्फ इस बुक का रेफरेंस मिलता है जिससे हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एडिशनली चंद्रगुप्त के एक प्रधानमंत्री थे कौटिल्य या चाणक्य, उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन पर इंडियन राइटर्स में सबसे शानदार किताब कही जाती है। बहुत ज़बरदस्त राइटर थे चाणक्य। ठीक है, इनकी कहानियाँ भी आपने पढ़ी होगी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद मौर्यंस के बारे में काफ़ी सारे जो है बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर में भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो धार्मिक साहित्य हैं उसमें भी मौर्य राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ कहानियाँ मिलती है। एडिशनली जो राजा अशोक थे उन्होंने खूब सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए, जैसा कि आपको ने देखा भी था, कई सारे पिलर्स मिले, तो उससे भी हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि सोर्सेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है, जो स्कल्पचर्स मिले। सेकेंड थिंग जो इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र जो कि जो है चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी है। बुद्धिस्ट, जैन, पौराणिक लिटरेचर और अशोका के इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इन्हीं से हमको मौर्यंस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप चाहें तो इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक, अशोका पहला राजा था जिसने बड़े लेवल पे अपने जो है सब्जेक्ट्स, जो कि उनके रूल, उसके इलाके में जो लोग रह रहे थे, उनके लिए खूब सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाई। उसने शानदार पॉलिश पिलर्स बनवाए और जो है जो कि नेचुरल रॉक के थे, स्वाभाविक है, और उस पर जो है अपने धर्म के सिद्धांत इस्टेब्लिश किए। जैसा कि आपको बताया था कि अशोक जो है युद्ध से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ठीक है, तो इस कारण वो चाहता था कि लोग जो है आप धर्म को फॉलो करें, लोग जो है युद्ध को एकदम से इग्नोर करें, शांति से रहें। उसने खूब सारा दान दिया, इवन कि उसने ऐसे भी हॉस्पिटल्स बनाए जो कि एनिमल्स और बर्ड्स तक के लिए थे। उसने स्पेशली जो है धर्म महामात्र एक धर्म मंत्री अपॉइंट किया जो कि लोगों को जा करके अच्छी बातें सिखाए।
तो अपने इंस्क्रिप्शन पे खूब सारी इन्फॉर्मेशन लिखवाई है। यहाँ पर आप एक जो है इमेज देख रहे होगे जो कि भारत का नेशनल सिंबल है, जो कि अशोक का ही जो है आप पिलर है, जो कि सारनाथ में मिला था। सारनाथ कहाँ? बनारस के पास। ठीक है, एक बार फिर से जो है मैप पे हम देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये जो 11 नंबर का इलाका दिख रहा है, यही जो है बनारस है और यहीं पे सारनाथ है। ठीक है, 11 नंबर। ठीक, तो यहीं पर जो है अशोक का ये पिलर मिला। कभी मौका मिले बनारस जाओ तो ये पिलर देखना ज़रूर। इतना शानदार पॉलिश किया हुआ पिलर है कि मतलब आज भी देखोगे तो आपको लगेगा जैसे अभी तुरंत जो है किसी बढ़िया फैक्ट्री से निकल करके आ रहा है। बहुत ही विशाल है। हालांकि ये सिर्फ एक टुकड़ा है, इसका बड़ा सा हिस्सा टूट चुका है, ये सिर्फ उसका छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तब भी यह बहुत है। कम से कम जो है ये आपका जो है 10 से 12 फीट जो है हाइट का होगा और बहुत ही भव्य है, देखने लायक स्ट्रक्चर है। कभी मौका मिले सारनाथ जाने का, देखना ज़रूर। इससे पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में हमारी जो स्कल्पचर थी वो किस हद तक एडवांस थी और कितनी शानदार थी। याद रखिए, लगभग जो है ये आप 2000 के लगभग 2300 ईयर्स एगो के पुराने पिलर्स हैं और वो जो है इतने अच्छे तरीके से तब भी रन कर रहे थे। मतलब आज भी जो है लगता है जैसे कि एकदम नए हैं। ठीक, तो अशोका ने अपने जो है धर्म के सिद्धांतों को लिखवाया। एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, जो एम्पायर थे उसको कैसे मैनेज किया जा रहा था। ठीक, तो जो डिस्क्रिप्शन मिलते हैं उसमें ये पता चलता है कि जो मौर्यंस की जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्रा में थी। देख लिया। उसके बाद उन्होंने 4 जो है अब प्रोविंस बनाए थे, जिनकी कैपिटल थी तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और स्वर्णगिरी, जिनका नाम जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। मे बी और भी अधिक रहे हों, बट 4 का नाम मिलता है। तो इट मीन्स कि ये 4 जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से? तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और स्वर्णगिरी। ठीक है, स्वर्णगिरी में भी ये कर्नाटका का कोलार की जो माइंस है उसके लिए। तक्षशिला ये जो पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इलाका। उज्जैन ये जो है अब मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, तो इसके लिए जो है उन्होंने जो है अब जो दूर दराज के इलाके थे, ठीक है, जो उन इलाकों में हो सकता है कि वहाँ से ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ कुछ गिफ्ट ले लेते हों, वहाँ पर डायरेक्ट इनका इतना कंट्रोल ना रहा हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जो पूरा एरिया है वो मौर्यंस के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में था। क्यों? क्योंकि अगर आप अशोक के इंस्क्रिप्शन को देखोगे तो ये पूरे भारत भर में मिले हैं। एक समान लैंग्वेज है और यहाँ से यहाँ तक इस पूरे इलाके में सबकी लैंग्वेज, उनकी जो मेन कंटेंट है वो सेम मिला। तो कुछ लोग मानते हैं कि पूरे इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक जैसा था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। बट उस दौर को अगर हम देखें तो इतने बड़े इलाके पर एक समान एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रूल कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं कि शायद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक जैसा नहीं था। हो सकता है कि जो कैपिटल के आसपास का इलाका है, मतलब पाटलिपुत्रा के आसपास का इलाका है, वहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग रहा हो और जो दूर दराज के इलाके हों वहाँ पर ये लोग सिर्फ उनसे जो है कुछ एक जैसा टैक्स ले लेते हों, यानी कि यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शायद जो है ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे आपको जो पिलर्स दिख रहे हैं कि किस किस इलाके में जो है उनके पिलर्स मिले और कितने बड़े इलाकों पर उनका रूल था। ठीक, यहाँ पर भी वही बातें हैं कि हो सकता है कि जो दूर दराज के इलाके हों वहाँ पर उनका अच्छा कंट्रोल ना रहा हो और जो पास के इलाके हों वहाँ पर कंट्रोल जो है उनका बहुत अच्छा था। ठीक है, जो सेंटर्स बनाए थे जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन, ये चुन करके बड़े अच्छे जगहों पे बनाए थे। जैसे तक्षशिला, उज्जैन ये मेजर ट्रेड रूट्स था। ठीक है, अब स्वर्णगिरी ये जो है या गोल्डन माउंटेन है, मतलब यहाँ से चूँकि सोना मिल जाता था और सोना जो है गोल्ड कॉइन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए ये इन्होंने चुन करके सेंटर्स ऐसी जगहों पे बनाए जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। कम्युनिकेशन कैसे होता था, अलग अलग जगह इंफॉर्मेशन या सामान का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, तो दोनों रास्ते थे। वो लैंड रूट से भी यूज़ करते थे, रिवराइन से भी यूज़ करते, मतलब नदी के थ्रू भी करते थे, बट वो रिवर को ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि सस्ता भी था और कंपैरेटिवली थोड़ा सा फास्ट भी था। ठीक है, लेकिन समस्या क्या थी कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो है कुछ हफ्ते में ही बहुत तेज़ी से जो है पहुंच जाती थी और इसके कारण इसके लिए जो है उन्होंने लगातार मैनेजमेंट करके रखा था क्या कि उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई। ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है, जीटी रोड, या फिर जिसको शेरशाह सूरी रोड भी कहते हैं, जो कि अमृतसर से स्टार्ट होकर के यहाँ पर पूरा जो नॉर्थ इंडिया को क्रॉस करते हुए जाता है, तो उस सड़क को जो है कहा जाता है अशोक के टाइम ही बनाया गया था। सड़क के दोनों किनारे जो है उन्होंने बाकायदा छायादार पेड़ लगवाए थे, वहाँ पर जो है गेस्ट हाउस बनाया गया था। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ तेज़ी से भेजने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा सेटअप खड़ा करके रखा था ताकि जो है
अब इंफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पहुंचती रहे। मेगास्थनीज जो है वो बताता है कि पूरे जो है इलाके को मैनेज करने के लिए 6 कमेटी बनाई गई थी। कितनी? तो टोटल 6 जो है सब कमेटी थी। किस किस चीज़ के लिए? एक नेवी के लिए, सेकंड जो कि ट्रांसपोर्ट और प्रोविज़न मतलब सामान के लाने ले जाने के लिए, थर्ड जो कि फुट सोल्जर्स के लिए थी, फोर्थ हॉर्स राइडर्स के लिए, फिफ्थ चैरियट के लिए और सिक्स एलिफेंट के लिए। तो मेगास्थनीज जो है ये 6 कमेटी का रेफरेंस देता है कि ये 6 कमेटी ऐसी थी जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करती थी। कहा कि जो है जो सेकंड कमेटी थी वो कई चीज़ों को देखती थी कि सामान कैसे आ रहा है, ठीक है, जो सोल्जर्स हैं उनको अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जानवरों के लिए जो है चारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी, आर्टिशंस कैसे होंगे। तो एक प्रॉपर सिस्टम उनके पास था जिससे कि चीज़ों को मैनेज किया जा रहा था। इसी तरह से जो अशोक था उसने पूरे एम्पायर को अपने धर्म के हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने जो है लोगों को ये सबक दिया कि आप जो अपने लोगों के साथ अच्छे रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, नौकरों के साथ अच्छे से पेश आइए, फैमिली में मिलजुल करके रहिए, झगड़ा मत कीजिए, जो अच्छे जो गुणी लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं उनको दान दीजिए। तो अशोक ने अपने एम्पायर को जो है धर्म के बेस पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। बट यहाँ पर एक और मज़ेदार चीज़ आती है कि अशोक जो है के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है कलिंग युद्ध जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख लोग मारे गए, उसके कारण बहुत दुखी हुआ था और इस कारण उसने हथियार रख दिए थे। अगेन इस बात का कोई एविडेंस नहीं मिलता कि वाकई उसने आर्मी को ख़त्म कर दिया था, ठीक है, और इस बात के भी एविडेंस उसने जो है इस बात के लिए बहुत दुखी हुआ कि जो है हमको युद्ध के कारण, मेरे युद्ध के कारण लाखों लोग मारे गए। बट याद रखिए उसके जो है इस दुख की बात जो है कहीं भी वो जो इंस्क्रिप्शन है वो कलिंग में नहीं मिला है। सेम इंस्क्रिप्शन कई जगहों पे लिखा हुआ है, लेकिन जो कलिंग इलाका यानी कि उड़ीसा में जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें अशोक के कलिंग युद्ध का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। ये भी एक मज़े की बात है कि अशोक अगर वाकई इतना दुखी था कि कलिंग के लोग मारे गए हैं तो उसे जो है ऐसा इंस्क्रिप्शन जो कलिंग में भी लगवाना था। तो हो सकता है कि हर राजा जो अपना दिखावा करता है तो जो है उसने भी किया हो, बट फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी कि उस दौर में एक राजा जो है जो जीतने के बाद भी जो है अपने युद्ध का त्याग कर देता है, कहता है कि साहब हमको युद्ध नहीं करना है। व्हाट द किंग्स ऑफिशियल डिड, जो राजा के जो अधिकारी लोग थे वो क्या क्या करते थे। तो मेगास्थनीज का एक और जो है इन्फॉर्मेशन मिलता है ताकि राज्य के अलग अलग अधिकारियों में कुछ अधिकारी ऐसे थे जो कि रिवर्स को सुपरिटेंड करते थे, कुछ ज़मीनों की जो है मेज़रमेंट करते थे जैसा कि इजिप्ट में होता था। तो वो ये कुछ देखते थे कि जो है नदियों से जो कैनाल्स निकाले गए हैं उसमें ठीक ठाक तरीके से पानी आ रहा है कि नहीं है, सभी कैनाल्स में इक्वल पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। कुछ लोगों को हंटर्स लोगों को पर नज़र रखने के लिए रखा गया था कि वो जो है ठीक ठाक तरीके जो शिकार कर रहे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है। जो जानवर राजा को चाहिए मीन्स हाथी या इस तरह के, वो जो है राजा को सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उस केस में प्रॉपर पनिशमेंट या रिवॉर्ड में दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। कुछ सुपरिटेंडेंट ऐसे रखे गए जो कि अलग अलग बिजनेस को मैनेज करते थे, मीन्स जो वुड कटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ब्लैकस्मिथ हैं और माइनर्स जो माइन से जो है मेटल्स निकाल रहे हैं, उन पर भी नज़र रखने के लिए सुपरवाइज़र रखे गए। सवाल ये इतने सुपरवाइज़र क्यों चाहिए थे? वजह क्या था कि राजा को इन सब चीज़ों से बहुत सारी इनकम होती थी। तो ऐसे केस में अगर सुपरवाइज़र रहेंगे तो वो ये ध्यान में रखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। ऐसे केस में अगर कोई गड़बड़ करता या फिर टैक्स चोरी करने की कोशिश करता तो ये सुपरवाइज़र उनको पकड़ करके उनको पनिश करते थे। तो ये जो है हमारे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, मौर्यन एम्पायर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था? ठीक है, 19th सेंचुरी में आते आते जो इंडियन हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर को बहुत ग्रैंड करके शो किया जाने लगा। क्यों ऐसा? वजह क्या थी कि अंग्रेज़ लोग ये कहते थे कि भारत जो है यूनाइटेड जो है अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है, अंग्रेज़ लोग ये दावा करते थे कि भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में था और ये अंग्रेज़ थे जिन्होंने भारत को यूनाइट किया। जैसे ही मौर्यन हिस्ट्री हमारे सामने आती है तो इससे पता चलता है कि साहब अंग्रेज़ों से जो है आने के लगभग 1500-1800 साल पहले ही जो है इंडिया ऑलरेडी यूनाइटेड था। नंबर 1 थिंग, ठीक है। अंग्रेज़ लोग ये कहते थे कि भारत जो है यूनाइटेड रह ही नहीं सकता। अगेन एक विशाल एम्पायर भारत में था जो ये दिखाता था कि भारत एक विशाल देश है, वो एक साथ जो है 2000 साल पहले रह सकता था। इट मीन्स कि जो है ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ रहेंगे तभी भारत यूनाइटेड रहेगा, भारत अपने दम पर भी जो है यूनाइटेड रह सकता था।
ठीक है। तीसरी चीज़ क्या थी कि नॉर्मली जो युद्ध थे, युद्ध बहुत कॉमन चीज़ मानी है, अंग्रेज लोग भी जो इसको अप्रिशिएट ही करते थे। दूसरी ओर अशोक हमारे सामने एक ऐसे राजा के तौर पे आता है जो दिखाता है कि साहब भारत शांति चाहता है। अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि भारतीय लोग कायर हैं, इनको लड़ना नहीं आता, इसीलिए हमेशा पिटते रहे हैं, हारते रहे हैं। दूसरी ओर मौर्यन डायनेस्टी में हमको अशोक एक ऐसे राजा के तौर पे आता है जो युद्ध जीतता है और उसके बाद कहता है नहीं साहब हमको शांति चाहिए, हमको जो है धम्म चाहिए, हमको आपसी भाईचारा चाहिए। अगेन जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने एक ग्रीक जो है सेल्यूकस को, जो कि सेल्यूकस को हराया था, तो ये भी दिखाता था कि जो वाइट की सुप्रीमेसी है, जो यूरोपियन सुप्रीमेसी है वो बकवास है, हम इंडियंस जो है यूरोपियन को हरा सकते हैं। तो एक और चीज़ थी जो इस दौर के जो पिलर्स मिलने शुरू हुए अशोक के, जैसा कि आपने सारनाथ का पिलर्स देखा था तो वो बहुत ही शानदार था। तो उससे भी जो है लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि साहब ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी अच्छा है वो अंग्रेज ही लेकर के आए, एक्चुअल में एंशियंट इंडिया भी उतना ही महान था, बस हम उस चीज़ों को भूल चुके हैं और हमें उसको जो है फिर से जो है याद करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो मौर्यन एम्पायर है यह भारत के लिए जो है एक नेशनल कॉन्फिडेंस लेकर के आया, ठीक है। और इसके कारण जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उन्होंने इस मौर्यन एम्पायर्स को जो है बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसाइज़ किया, कहा कि साहब यह असली भारतीय जो है राजा रहे हैं, ठीक है। और अगेन अशोक बहुत हम्बल तौर पे आता है, एक तो बहुत मेहनती है क्योंकि बड़े इलाके पे जीता। अगेन वो एक ऐसा राजा जो कि पशु पक्षी तक के लिए हॉस्पिटल बनाता है, गरीब लोगों के लिए डोनेट करता है। तो वो दिखाते हैं साहब अंग्रेज आप कहते हो कि आप जो है बहुत न्यायप्रिय हो, कि हमारा राजा तो जो है जानवरों और चिड़ियाओं का ख्याल रखता है और आप जो है देश में अकाल पड़ रहा है और आप जो है टैक्स माफ़ करने को तैयार नहीं हो। तो कहीं ना कहीं जो है जो मौर्यन राजा थे वो हमारे सामने एक इंस्पायरिंग फीचर्स के तौर पे आते हैं और नेशनलिज्म के डेवलपमेंट में जो है मौर्यन डायनेस्टी का एक बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से मौर्यन एम्पायर चला कब तक, तो लगभग माना जाता है कि यह लगभग 150 साल तक चला। कैसे ख़त्म हुआ ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्शन मिलता नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि आखिरी जो मौर्य राजा था उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो अशोक डायनेस्टी जो है आई थी, ठीक है। अब न्यू नोशन ऑफ किंगशिप, ठीक। इसके बाद ये तो हुआ मौर्यंस की कहानी, ठीक। इसी के पैरेलल साउथ में जो है कई छोटी छोटी जो है डायनेस्टी क्या कहोगे, चीफडम डेवलप हो रहा था, ठीक है। चीफडम क्या था, ठीक। तो चीफडम एक तरह से कह सकते हो सरदारी था। क्या अलग अलग जो कबीलाई लोग थे वो पावरफुल हो रहे थे और उन्होंने कुछ अपने एम्पायर जो है बनाने शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है कि चीफ कौन थे, तो बेसिकली ये अलग अलग कबीलों के मुखिया थे। उनकी पावर कहाँ से आ रही थी, तो बेसिकली उनके किन फोक यानी कि उनके रिश्तेदारों से आ रही थी, कि अपने रिश्तेदारों, अपने ग्रुप, अपनी कम्युनिटी के सपोर्ट से वो लड़ाइयाँ लड़ते थे और एरिया पर कब्जा करते थे। जैसे जैसे पावर बढ़ी तो उन्होंने कुछ रिचुअल्स करने लगे, ठीक है। अलग अलग युद्ध जीते और जो है एक बड़े इलाके पर कब्जा किया और आसपास कहीं झगड़ा होता था तो वो उसको जो है सॉल्व करते थे। एडिशनली उन्होंने क्या किया, जिन जिन इलाकों पे कब्जा किया उनसे गिफ्ट लेना शुरू किया। याद रखिए अभी तक टैक्स का कल्चर जो है साउथ में डेवलप नहीं हुआ है। राजा लोग वो टैक्स ले रहे थे, ये लोग गिफ्ट ही ले रहे हैं और जो भी उनके सपोर्टर थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इनके पास कोई पर्सनल आर्मी नहीं थी, प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती थी, ये दरअसल उनके अंडर जो भी लोग थे उन्हीं को पकड़ करके ले जाते थे जब भी कहीं लड़ाई होती थी, ठीक है। तो ये साउथ की कहानियाँ हैं और इसीलिए यहाँ पर जो है चीफडम यह आ रहा है क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो है बड़े एम्पायर्स खड़े नहीं हुए। ये दरअसल कबीलों के प्रमुख हैं, हालांकि बाद में इनके भी एम्पायर बनने शुरू होते हैं। तो इलाका कौन सा है, कौन कौन से थे, तो स्टार्ट होता है 3 छोटे छोटे कम्युनिटी से, चोला, चेरा, पांड्या, तमिलकम, ठीक है। तो जो साउथ इंडिया का मेजर हिस्सा अभी थोड़ा सा मैप में देखेंगे कौन कौन सा इलाका है, तो आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। एक बार फिर से जो है इनको मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो है कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेरा, ठीक है, केरला का हिस्सा, ठीक। ये हो गया पांड्या और ये हो गया चोला। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई जगह मैप में आप जब चोला देखोगे तो वो ये इलाका दिखता है, ठीक है, तमिलनाडु का जो इलाका है। बाद में जो है चोला इधर शिफ्ट हुए थे और इन्होंने ये पूरा एरिया कवर कर लिया था। कुछ और जो भी जो एम्पायर आपको इस पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर राष्ट्रकूटा हैं, चालुक्या हैं, ठीक है, ये गंगाज हैं। तो लेकिन अभी जो है उनके भी रेफरेंस थोड़ा बहुत मिलेगा, चोला, पांड्या
और चेरा। ठीक, एक बार जो है बाद में जब चोला जो है बहुत प्रभावी हो जाते हैं तो आप देख सकते हो कि इन्होंने जो है ये पूरा इलाका जो अपने प्रभाव में ले लिया था। एडिशनली सिर्फ इतना ही नहीं, इनके शिप जो है पूरा श्रीलंका कब्जा करते हैं और आसपास जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और सब जो है इलाके इनके प्रभाव में आ गए थे। ठीक है, इस तरह से चोला एम्पायर जो है अपने आप में बहुत ही पावरफुल और महान डायनेस्टी के तौर पे आता है। अच्छा, एक और शब्द आ रहा है तमिलकम। क्या है? तो तमिलकम ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा हिस्सा जो है तमिलकम कहलाता है। ठीक है, अब जो है फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इस तरह से ये तीन जो है छोटी छोटी जो है डायनेस्टी डेवलप होती हैं, जो कि समय के साथ काफ़ी स्टेबल और प्रॉस्परस होती हैं। इवन कि जो चोला एम्पायर था वो भारत के में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रूल करने वाला एम्पायर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिलता है, कैप्चरिंग एलिफेंट फॉर आर्मी। आर्मी के लिए हाथी कैसे पकड़े जाते थे, तो अर्थशास्त्र से उसका एक डिस्क्रिप्शन देता है। कौन कौन लोग जाते थे, तो गार्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट, एलिफेंट फॉरेस्ट। ठीक है, हाथियों को पकड़ने वाले गार्ड्स, उनके साथ साथ हाथी को पालने वाले, इसके साथ साथ वो लोग जो कि जो है हाथी के पैरों को चेन से बांधने वाले थे। ठीक है, इसके बाद जो पूरे इलाके की बाउंड्री देखने वाले थे। एडिशनली वो लोग जो जंगल में रह रहे थे। इसके बाद वो लोग जो हाथियों की देखभाल करते थे। उसके साथ 5-6 जो है फीमेल हथनी लेके जाते थे, ताकि जो जंगली हाथी है वो इन हथनियों को देख करके जो है थोड़ा शांत पड़ जाए। ठीक है, एडिशनली आप वो खोजते कैसे थे, तो उसके लिए वो जो है जंगल में घूम घूम करके वो ये देखते थे कि हाथी का जो डंग है और उसकी यूरिन कहाँ कहाँ गिरी हुई है, तो उसी से जो है वो पता लगाते थे कि हाथियों का झुंड कहाँ गया। अब आप देखोगे कि कितने बड़ी लोगों की टीम वो लेकर के चलते थे। तो इतने बड़े टीम की ज़रूरत क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये हाथी युद्ध के लिए बहुत ज़रूरी थे। क्यों ज़रूरी थे, ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, तो और उस दौर में क्या जंगल बहुत घने थे और हाथी जो है कई बहुत बड़े बड़े झुंड में चलते थे, सैकड़ों सैकड़ों हाथी होते थे। तो ऐसे केस में अगर बहुत ज़्यादा लोग साथ में नहीं जाते तो हाथियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता, और चूँकि जंगली हाथी थे तो उनको कंट्रोल करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी फ़ौज लेकर के चलते थे ताकि हाथियों को पकड़ा जाए और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो ग्रीक सोर्स एक बताता है कि मौर्यंस के पास कितनी बड़ी फ़ौज थी। तो कहा जाता है कि लगभग 6 लाख जो है उनके पास फुट सोल्जर्स थे, यानी कि पैदल सैनिक थे। 30,000 जो है 30,000 जो है कैवलरी हॉर्स राइडर से, एंड 9,000 जो है एलिफेंट्स थे। कुछ लोगों को लगता है कि साहब यह जो है ज़रूरत से ज़्यादा नंबर बढ़ा चढ़ा के लिखा गया, इतनी बड़ी फ़ौज नहीं हो सकती। ठीक है, बट अगर उतने बड़े एम्पायर को देखो तो इतनी बड़ी फ़ौज होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट उस दौर में क्या राजा इतनी बड़ी फ़ौज को मैनेज कर सकता था, हम नहीं कह सकते। बट हो सकता है कि राजा के अंडर जो अलग अलग जो लॉर्ड्स रहे हों, जो सामंत रहे हों, उनका सबके सैनिकों को मिला दिया जाए तो शायद 6 लाख सैनिक हो भी सकते हैं। बट इस डाटा को वेरीफाई करने का हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इन चीफडम के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो देयर आर संगम लिटरेचर। था क्या कि तमिल में बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। इन कविताओं को संगम लिटरेचर कहा जाता है। तो अलग अलग जो सरदार लोग थे वो जो है इन कवियों को रखे हुए थे कि वो राजाओं के बारे में खूब सारी कविताएं लिखे, और इन कविताओं में इन राजाओं के बारे में खूब सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट जो है राजा मिलते हैं सातवाहन। ठीक है, जो कि कहाँ पे रूल कर रहे थे, बेसिकली महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाके पे रूल कर रहे थे। एक और जो है कम्युनिटी है शक, बेसिकली ये सेंट्रल एशिया से आए थे। दीज आर नॉट इंडियन ओरिजिन। ठीक है, लेकिन भारत के एक बड़े इलाके पे इन्होंने रूल किया। ठीक है, अब एक बार जो है इनके मैप को भी हम देखने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। सातवाहन कहाँ पे हैं, तो बेसिकली आप देखोगे ये जो इलाका है ये जो है सातवाहनों का इलाका है। ठीक है, महाराष्ट्र उसके आसपास का इलाका। ठीक, ये जो आप देखोगे ये जो पूरा इलाका आपको दिख रहा है ये सारा का सारा जो है शक लोगों का इलाका है। शक और सीथियन सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अलग है, बट मोस्ट ऑफ जो है ये दोनों सेम ही है, और बेसिकली ये इंडिया के बाहर से आए थे। ठीक, तो ये शक लोग का इलाका और जो है सातवाहन महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, ये कौन सा है, हाँ ये रहा सातवाहन। ठीक है, तो ये जो है सातवाहन का इलाका है। याद रखिए आपको अलग अलग मैप जब नेट से डाउनलोड करोगे तो हर मैप में इलाका अलग अलग दिखेगा। उसकी वजह है कि इनकी एग्जैक्ट बाउंड्री किसी को पता नहीं है, सब ने अपने गेस के हिसाब से जो है मैप बनाया है, बस थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है ये लोग कहाँ लोकेटेड थे। ठीक है, अब जो शक डायनेस्टी थी उनकी इनकम का एक बड़ा सोर्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से आता है। ठीक है, बेसिकली ये सब अलग अलग था क्या कि जो है आप देखोगे इनका कंट्रोल जो है इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा था। तो चाइना, इंडिया और रोम, इनके बीच जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था उस पर ये हैवी टैक्स लगाते थे, जिससे कि इनको काफ़ी सारी इनकम मिलती थी। ठीक है,
इसी तरह से जो ये जो लोग हैं बेसिकली दीज आर द नॉन क्षत्रिय ओरिजिन। नॉर्मली इंडियन माइथोलॉजी कहती है कि जो भी राजा उसको क्षत्रिय होना चाहिए, बट इनमें से कई सारे ऐसे थे जो कि क्षत्रिय नहीं थे, बट जैसे ही जो है इनके हाथ में पावर मिलती थी वैसे वैसे ये अलग अलग पूजा पाठ करवा करके ब्राह्मणों को दान करके ये जो है अब क्षत्रियों की स्टेटस में इनको मिल जाती थी। डिवाइन किंग ये जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अब वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।